नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि एक इंडियन स्टार्टअप के लिए सबसे सबसे जरूरी फैसलों में से एक क्या हो सकता है? वो है सही बिजनेस स्ट्रक्चर चुनना। ये फैसला समझिए किसी भी कंपनी की नींव की तरह है और यही नींव तय करती है कि कंपनी का भविष्य किस दिशा में जाएगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80,000 करोड़ रुपए। ये वो अमाउंट है जो इंडियन स्टार्टअप्स ने सिर्फ 2024 में वेंचर फंडिंग से उठाया है। मतलब मार्केट में कितना जबरदस्त मौका है ना? तो सवाल ये है कि वो कौन सा एक बड़ा फैसला है जो ये तय करता है कि इस बड़े से पाई का टुकड़ा किसे मिलेगा। जवाब वही है, स्टार्टअप के लिए सही बिजनेस स्ट्रक्चर का चुनाव। ये कोई मामूली फॉर्मेलिटी नहीं है, ये किसी भी स्टार्टअप के फ्यूचर का सवाल है। तो चलिए इस पूरी बात को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले देखेंगे कि ये चॉइस इतनी जरूरी क्यों है। फिर भारत में कौन कौन से बिजनेस स्ट्रक्चर मौजूद हैं उन पर नजर डालेंगे। इसके बाद एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बड़ी बहस को समझेंगे, एक पर्सनल चेकलिस्ट देखेंगे और आखिर में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी भी स्टार्टअप की कामयाबी के लिए बहुत बहुत जरूरी है और ये सिर्फ कुछ कागजी कार्रवाई से कहीं बढ़कर है। देखिए, बिजनेस का स्ट्रक्चर सीधा सीधा तय करता है कि लीगल रिस्क कितना होगा, टैक्स और बाकी के खर्चे क्या होंगे, पैसा जुटाना कितना आसान या मुश्किल होगा और मैनेजमेंट में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। यही नहीं, इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स के बीच आपकी क्रेडिबिलिटी भी इसी से बनती है। एक सही स्ट्रक्चर भविष्य की कई मुसीबतों से बचा सकता है, जबकि एक गलत स्ट्रक्चर रास्ते में बड़े बड़े रोड़े अटका सकता है। अब चलिए भारत में मौजूद अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर्स पर एक नजर डालते हैं। हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं, तो ये समझना जरूरी है कि किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे बेस्ट क्या है। सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सबसे सिंपल फॉर्म है जहां एक ही इंसान बिजनेस का मालिक है और वही उसे चलाता है। कानून की नजर में मालिक और बिजनेस अलग अलग नहीं है। फ्रीलांसरों के लिए ये ठीक है, पर इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है, अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी। मतलब अगर बिजनेस पर कोई कर्ज हुआ तो उसे चुकाने के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक दांव पर लग सकती है। अगला है पार्टनरशिप फर्म। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर शुरू करते हैं और प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं। ये साथ मिलकर काम करने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ भी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और उनके बीच झगड़ों का रिस्क भी बना रहता है। फिर आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी। ये कह सकते हैं एक हाइब्रिड मॉडल है जिसमें पार्टनरशिप वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी है और लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा भी। प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन है क्योंकि ये आपकी पर्सनल संपत्ति को बचाता है। हाँ, लेकिन फंडिंग उठाने के मामले में इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। वन पर्सन कंपनी या ओपीसी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक अकेले फाउंडर के लिए है जिसे लिमिटेड लायबिलिटी की सेफ्टी चाहिए। ये प्रोप्राइटरशिप से एक कदम बेहतर है, पर इसमें शेयर होल्डर्स और फंडिंग को लेकर कुछ पाबंदियां हैं। और आखिर में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी पीएलसी। ये एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होती है जिसके मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं। ये उन स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट है जिनका प्लान बड़ा है, जिन्हें स्केल करना है और वेंचर कैपिटल से फंडिंग उठानी है। तो ज्यादातर स्टार्टअप्स के लिए जो बड़ा सपना देख रहे हैं, फैसला आखिर में इन दो पर ही आके अटकता है, एलएलपी या पीएलसी। तो चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एलएलपी में मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है और कायदे कानून मतलब कंप्लायंस भी मीडियम लेवल का है, पर इक्विटी फंडिंग का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ पीएलसी को बनाया ही ग्रोथ के लिए गया है। इसमें कंप्लायंस ज्यादा है, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स के ये पहली पसंद होती है। और ये टेबल तो पूरी कहानी साफ कर देती है। लायबिलिटी हो, टैक्स रेट हो या फिर फंडिंग, जो स्टार्टअप्स पैसा उठाकर तेजी से बढ़ना चाहते हैं उनके लिए पीएलसी ही क्लियर विनर है। लिमिटेड लायबिलिटी, अच्छा टैक्स रेट और फंडिंग में आसानी, ये सब इसे सबसे बेस्ट ऑप्शन बनाते हैं। तो अब जब हमने सारे फैक्ट्स देख लिए हैं, तो अब वक्त है कुछ पर्सनल सवालों का। अगली कुछ स्लाइड्स एक टूल की तरह है जो सही फैसला लेने में मददगार साबित होंगी। सबसे पहला सवाल, फाउंडर की पर्सनल रिस्क लेने की क्षमता कितनी है? अगर पर्सनल प्रॉपर्टी को सेफ रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो फिर लिमिटेड लायबिलिटी वाले स्ट्रक्चर जैसे कि एलएलपी या पीएलसी ही सही रास्ता है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या प्लान वेंचर कैपिटल फंडिंग उठाने का है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कांटा सीधा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ झुक जाता है। देखिए, इन्वेस्टर्स इसी स्ट्रक्चर पर भरोसा करते हैं। सिंपल।
तीसरा सवाल, बिजनेस कितना कंप्लायंस और खर्चा उठा सकता है? यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। एलएलपी में कंप्लायंस कम है तो पीएलसी में कंप्लायंस ज्यादा है, लेकिन उसके साथ मिलने वाले फायदे भी बहुत बड़े हैं। अगला सवाल, बैंकों, इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स के बीच एक फॉर्मल क्रेडिबिलिटी कितनी जरूरी है? आमतौर पर पीएलसी और एलएलपी जैसी रजिस्टर्ड कंपनियों को ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर माना जाता है। और आखिर में, क्या स्टार्टअप इंडिया और डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन पाना एक जरूरी गोल है? ये जानना जरूरी है कि पीएलसी और एलएलपी दोनों ही इन सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए एलिजिबल है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से पर चलते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो स्टार्टअप्स बड़े बनना चाहते हैं और इन्वेस्टर्स से पैसा उठाना चाहते हैं, उनके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही लिमिटेड लायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और फंडिंग जुटाने की क्षमता का सबसे सही कॉम्बिनेशन देती है। यही इस पूरी चर्चा का सार है। तो अब जब पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, तो सवाल ये उठता है कि उस बड़े आइडिया के लिए किस तरह की नींव रखी जाएगी। याद रखिए, एक सही नींव ही उस आइडिया को एक कामयाब बिजनेस में बदल सकती है। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।